हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। जामिया एमबीए फुल टाइम आज हम फाइनल कट ऑफ दैट मींस आउट ऑफ 200 कितना कट ऑफ जा सकता है उसके हम आपको प्रेडिक्शन करेंगे। और जैसा इंट्रेंस एग्जाम का मैंने किया था 100% तो उसी के आसपास ऑसिलेट किया था और मैंने अपने डेटाबेस को पूरी तरह से एनालिसिस किया है। प्रीवियस कई साल के रिजल्ट को भी मैंने देखा है। इनफैक्ट 2020 का रिजल्ट मैंने अच्छी तरह से देखा है। उसी के बिहाफ पे मैंने फाइनल कट ऑफ बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और दूसरी चीज जो है इसका अपग्रेड का प्रोसेस क्या होता है। इसका मतलब लाइक जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपने चूज किया होगा फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। जैसे थर्ड चॉइस अगर आपने जो है ईएफबी चूज किया है और सेकंड आईबी और फर्स्ट वो, तो अगर आपको ईएफबी में अगर जैसे सपोज कर लीजिए कि एडमिशन मिल जाता है तो आप उसे अपग्रेड कैसे करेंगे आईबी के लिए, और आईबी अगर मिल जाता है तो आप कैसे फुल टाइम के लिए अपग्रेड करेंगे। तो उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से ये अपग्रेड किया जाता है। और कट ऑफ जो है मैंने पूरा एनालिसिस करके मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है मैंने इसे कैलकुलेट किया है। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत ये होती है, जैसे मैंने कट ऑफ आपको बताया था एमबीए फुल टाइम का आउट ऑफ 170 कि 30 गया था, 30 मान सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम मैंने 60 तक मैं मान लेता हूँ। वैसे कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे होंगे उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं कि सर मेरा तो 80 है, मेरा तो 90 है, मेरा तो ये है। कुछ बच्चे होते हैं, 2 4 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं, जैसे मैंने 60 बताया उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो रेयरेस्ट बच्चे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो ऑसोलेट कर रहे हैं, जो मेरे पास डेटा ह्यूज डेटा आ जाता है मेरे पास, तो वो 30 से 60 के बीच में ऑसोलेट कर रहे हैं। इनफैक्ट 60 के भी बच्चे बहुत कम ही हैं। तो इसमें अगर हम इसको डिवाइड कर लें 40, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। अब जैसे 30 to 40 के बीच में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम का मतलब 30 से 40 के बीच में स्टूडेंट ज्यादा है, और V2 ले सकते हैं और हम क्या ले सकते हैं V3। अब जो मैं प्रिडिक्शन करूंगा वो डिपेंड करेगा कि अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो मैंने ये किया है 30 से 40 के बीच में स्टूडेंट्स क्या है वो ज्यादा स्टूडेंट है जिनका स्कोर है, और उसके बाद V2 है, और V3 की पॉसिबिलिटीज है लेकिन कम है। ठीक है, तो V3 यानी कि जो 50 से 60 जिनका स्कोर है ऐसे बच्चे जो है वो कम है, ज्यादा नंबर्स में नहीं है। डेफिनेटली होंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर 70, 75, 80, 90 से भी जा सकता है, वो रेयरेस्ट बच्चे होते हैं। तो इन्हीं के बिहाफ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, और ज्यादातर जो मैंने कैलकुलेशन जो मैंने की है मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ। मैंने जो किया है मुझे ज्यादा जो नंबर स्टूडेंट्स आपको 30 से 40 के बीच में मिल गया है। अब 30 मार्क्स का जो आपने जीडी और पीआई दिया है, तो अब आपको एक एक नंबर की जो ना वैल्यू पता चलेगी कि एक नंबर कितना होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जीडीपीआई की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। जब आप प्रिपरेशन करते हो तब की डेट से स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर भी अगर रिजल्ट के बाद भी जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी तभी उनको अच्छे मार्क्स उसमें मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें आपकी जज की जाती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें जज की जाती है। तो अब तो खैर ये पास्ट हो गया, आपने जीडीपीआई दे दिया है। तो इसमें जो हाईएस्ट हमारे सेंटर से जो जाता है वो 26 जाता है। एवरेज जैसे मैंने पहले बताया कि 15 मार्क्स इन जनरल आपको मिल जाता है, और 15 प्लस जितने भी स्कोर होंगे उनको हम कहेंगे बेटर स्कोर है, और 26 जो होता है वो हाईएस्ट होता है। और मैंने देखा है, और लास्ट ईयर भी उसके लास्ट ईयर भी हर साल एक दो बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका स्कोर काफी बेटर रहता है, लेकिन वो वेटिंग में भी काफी लोअर चले जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि उनको जीडीपीआई का परफॉर्मेंस उनका बहुत खराब होता है, इस वजह से वो लोअर पोजीशन पे भी चले जाते हैं। अब कितने स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो लोअर पोजीशन पे होते हैं लेकिन वो इनफैक्ट डायरेक्ट एमबीए एफटी में नहीं लेकिन आईबी जरूर उनको मिल जाता है, और फिर वो अपग्रेड करा करके एफटी में भी चले जाते हैं। तो ये सारा जो कुछ आपका डिपेंड करेगा वो जीडी एंड पीआई के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है जीडी एंड पीआई का। तो इसी के बिहाफ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। उसको आप एक बार देख लीजिए, मैंने पूरी तरह से कैलकुलेशन किया है। बहुत सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रखने के बाद ये सारी कैलकुलेशन मैंने की है। तो मैंने इंट्रेंस एग्जाम के बाद मैंने जो प्रोडिक्शन किया था, जितना मैंने सिलेक्टेड बताया था उतना ही कट ऑफ किया था। होपफुली इसी के आसपास ये भी जाना चाहिए। तो ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया है, और ड्रॉ करने के बाद क्या है इसमें फाइनल एक बार देख लीजिए, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जामिया एमबीए फुल टाइम, आईबी एंड ईएफबी, ये तीनों का एक साथ मैंने कॉलम बना दिया है 2025-26
आउट ऑफ 200। अब जो इवोल्यूशन होगा आपका वो 200 में होगा, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम 170 मार्क्स और 30 मार्क्स का आपका GDA है। तो ऊपर जो यहाँ पे इसमें जो है आपके कॉलम में जो हमने लिखी है कैटेगरीज लिखी है, लाइक जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम OBC, ST, मुस्लिम वुमेन, PW यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, कश्मीरी माइग्रेंट, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी कैटेगरीज इसमें मेंशन है। और EFB, IB और MBA फुल टाइम। इसमें अपग्रेड के लिए आगे जो है मैं आपको चीज बताऊंगा कि जब आप इसको चूज करते हो, अगर कोई गलती कर देते हो तो आपका अपग्रेड नहीं होता। कुछ बच्चों के अपग्रेड नहीं होते, उसमें भी वो बच्चे फिर मुझसे पूछते हैं सर मेरा अपग्रेड नहीं हो रहा है, मुझसे जो लोअर पोजीशन पे तो उसका अपग्रेड हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं अपग्रेड हो रहा है। जर्नल का कट ऑफ जो जाएगा, होपफुल्ली मैंने कैलकुलेशन किया है, बहुत ही टाइम दिया है मैंने इसके ऊपर कि आपको जो बताऊं वो एग्जैक्ट होना चाहिए, लेकिन यही होता है कि अगर वॉल्यूम हमारा जैसे V3 में बच्चे चले गए कि यानी कि हमारा जो है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 50 से 60 के बीच में अगर ज्यादा बच्चे हैं तब ये पूरा का पूरा हमारा रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद इसकी बहुत कम है। ये जो मैं बता रहा हूँ होपफुली इसी के आसपास जाएगा। इनफैक्ट मैंने 2020 का रिजल्ट भी अभी जस्ट मैंने चेक किया अपनी डिवाइस पे कि क्या था, तो वो तो इससे भी लोअर है, तो आप इससे भी लोअर था, 2-3 मार्क्स इससे भी कम है, लेकिन आप इसी को मान लें कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस साल जो है एंट्रेंस एग्जाम 666 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था। 2020 में जो क्लियर हुआ था वो 530 के आसपास स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट यही पड़ सकता है, इसी वजह से मैंने इसको बढ़ा दिया है। तो EFB की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट का 50 to 53, मुस्लिम का 47 to 50 तक जाना चाहिए। उसके बाद जो है मुस्लिम OBC ST का 45 to 47, मुस्लिम वीमेन का जो जाएगा 44 to 47। और ये डिपेंड करता है, बच्चे याद रखिएगा, जो भी बच्चे फिजिकली हैंडीकैप है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा इन जनरल 3-4 बच्चे ही बैठे हुए हैं तो उनमें तो अगर कंपटीशन ज्यादा अगर हो जाता है, क्योंकि 2 सीट आई थिंक है मेरे हिसाब से, तो हो सकता है इंक्रीज कर दिया गया हो, तो उसमें कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 35 पे भी हुआ है, 30 पे भी हुआ है, आई थिंक 2020 में 28 पे भी हुआ है, तो 40 से भी कम जा सकता है, कम ही जाएगा होपफुली। तो ये डिपेंड करेगा। कश्मीरी माइग्रेंट की अगर हम बात करते हैं, जो बच्चे कश्मीर से माइग्रेंट करके आए हुए 42 प्लस उनका जा सकता है। और जम्मू एंड कश्मीर का EFB का जो जाएगा वो आपका जाएगा 43 प्लस जाएगा। ठीक है, ये 2020 से मैंने अराउंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स उसमें प्लस करके ही बताया है। रिजल्ट आप चाहे तो देख सकते हैं, शायद मेरे चैनल पे अपलोड भी होगा, आप लोग इसे चाहे देख लें। तो अब ये मैं जल्दी से पास कर देता हूँ। ये आ गया आपका MBA IB का। और MBA फुल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो MBA फुल टाइम 60 to 64 तक जिन लोगों ने स्कोर किया होगा, डेफिनेटली उनका जो है आसानी के साथ जो है MBA फुल टाइम में फर्स्ट लिस्ट में नाम आ सकता है। अब इससे कम जिसका स्कोर होगा, इससे कम, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। 160 स्टूडेंट इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे। 160 स्टूडेंट इंट्रेंस एग्जाम, देखिए मैं बता दूं 666 स्टूडेंट ने इंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था। अप्रॉक्स हर साल अराउंड 150 to 200 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स का कुछ इश्यूज हो जाता है, किसी के पास कुछ क्वालिफिकेशन का इश्यूज भी हो सकता है, लाइक जैसे उन्होंने फील कर दिया था उस टाइम में कि मेरा 50% उससे बिलो है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका कई जगह पे सिलेक्शन होता है, लाइक हमारे सेंटर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको MBA हेल्थ केयर में ही जाना, उनका MBA फुल टाइम भी क्लियर हुआ है, लेकिन दोनों जगह जब हो जाएगा डेफिनेटली वो MBA फुल टाइम की तरफ जाएंगे, MBA हेल्थ केयर की तरफ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको फुल टाइम में ही जाना है, या किसी बच्चों को ये डिसाइड करते हैं कि मेरे MBA FT में ही जाना है, लेकिन उनको EFB मिल गया तो भी वो छोड़ देते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों ने कैट दिया था नवंबर का, हालांकि टाइम तो अब ज्यादा हो गया है, ठीक है, उनको लगता है कि स्कोर वहां पे बेटर किया था, जस्ट एक चेक करने के लिए जामिया का दे दिया है। अब उनको लग रहा है कि मुझे जामिया नहीं, अभी नवंबर में फिर होगा हमारा कैट का, मुझे कैट ही करना है, तो कुछ बच्चे ऐसे स्किप कर देते हैं। तो 200 स्टूडेंट्स अगर हम निकाल देते हैं इसमें से, तो ये जो हमारा बचेगा 466 डाल के 450 लेते हैं। इसमें से क्या होगा, 160 तो डायरेक्ट फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, 160 स्टूडेंट्स का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। और अराउंड 100 से लेकर के 120 स्टूडेंट जो है वो जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा। वेटिंग लिस्ट भी कई क्लियर होती है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट, फोर्थ वेटिंग लिस्ट। एक प्रोसेस ये भी होता है जिसे हम स्पॉट एडमिशन कहते हैं, लाइक
जैसे कि मान लीजिए 4-5 लिस्ट आने के बाद वो क्या करते हैं, जो बच्चे उससे फिर लोअर में, जैसे मान लीजिए ये डाउन होते होते सपोज कर लीजिए कि 50 से कट ऑफ शुरू हुआ और मान लीजिए 45 तक चला गया, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि स्पॉट एडमिशन जितने बच्चे उसके लोअर पे रहते हैं जो कट ऑफ किया था, उसके बाद जो बच्चे हैं उनको एक मेल जाता है कि अगर आप इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑन द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट होगा वहां पे आपको कॉन्टेक्ट करना, तो उसका मेल आता है प्रॉपर, वो आप मेल टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा। तो वो तो खैर लास्ट प्रोसेस होता है स्पॉट एडमिशन का, तो वो दूसरी चीज है। वेटिंग काफी क्लियर होती है, सबसे ज्यादा वेटिंग जो क्लियर होती है वो जनरल की होती है, उसके बाद फिर मुस्लिम की, फिर मुस्लिम ओबीसी की, इस तरह से होती है। मुस्लिम वीमेन की थोड़ा स्लोली क्लियर होती है लेकिन क्लियर हो जाती है। ठीक है, मैंने जैसे बताया बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्किप कर देते हैं, तो उनको ये होता है कि अगर मेरा यहाँ पे हो रहा है मेरा नंबर, हम कैट भी दे सकते हैं, इनके पास चांसेस देते हैं, तो कैट के बहुत सारे बच्चे आजकल जो है यहाँ पे जामिया के लिए चेस कर रहे हैं और एग्जाम भी देते हैं और अपने को चेक करने के लिए कि हम किस पोजीशन पे हैं। तो ये कट ऑफ जो है ये जा सकता है, मैंने कैलकुलेशन करके बहुत अच्छी तरह से तब मैंने आपको बताया है। ठीक है, और उसके बाद क्या चीजें थी, हाँ अपग्रेड का प्रोसेस क्या होता है। अपग्रेड का प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। बस ये समझिएगा कि पहले वेटिंग लिस्ट आपकी तभी क्लियर होती है जब सीट वैकेंट होती रहती है, और स्पॉट एडमिशन बिल्कुल लास्ट प्रोसेस होता है जब सीट वैकेंट है, मान लीजिए 5 सीट 2 सीट या कुछ बच्चे बीच में छोड़ करके चले गए, ठीक है, सीट वैकेंट हो गई, तो अब वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते, बिल्कुल ये लास्ट प्रोसेस होता है, तब स्पॉट एडमिशन के लिए आपको मेल जाता है। तो आप लास्ट मोमेंट तक आप चेस करते रहिएगा, टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा। सेवरल वेटिंग लिस्ट आती है हर साल, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि एडमिशन 1-2 वेटिंग लिस्ट आने के बाद जो है फिर वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही क्योंकि एडमिशन क्लोज हो गया, सभी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो है अपग्रेड कैसे होता है। अपग्रेड के लिए जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका 200 में जो भी आपने स्कोर किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए फिर आपको टाइम दिया जाता है, इस डेट से इस डेट आपको डिपार्टमेंट में आपको कांटेक्ट करना है। जब डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उसमें आपको जब रिजल्ट आएगा फाइनल उसमें क्लियरली मेंशन होगा, सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली रीड कर लीजिएगा। हर साल चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ चीजें एडिशनल कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे लाइक गैप सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट आपका नर्सरी बना करके देता है, वो आपको जो है वहां से बनवा करके वो सबमिट करना होता है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं था, ठीक है, लॉस अटेंडेंट कॉलेज होता है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर नहीं है आपके पास तो उसका भी प्रोसेस करते, प्रोसेस में टाइम लगता है। जो भी मार्कशीट या जो भी चीजें आपके पास नहीं है, अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। तो हम अपग्रेड प्रोसेस हम आपको बता दें कैसे होता है। जैसे जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, अगर आपको याद होगा रिकॉल करके देखिएगा, जब आप एमबीए के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे आपको 3 चॉइस आती थी, एमबीए, ईएफबी, आईबी एंड फुल टाइम। इन जनरल क्या होता है कि बच्चे इसको जो है फर्स्ट चॉइस इसको डाल देते हैं, सेकंड इसको डाल दिया, थर्ड इसको डाल दिया। कोई जरूरी नहीं है, कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ईएफबी ही करना है वो इसको फर्स्ट पे रख देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड कर दिया, या किसी को एमबीए आईबी करना है तो इसको फर्स्ट पे डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मतलब जो है इसको चूज करते हैं, चूज किया होगा। अब जिन बच्चों ने करेक्टली फिल किया होगा, यानी कि फर्स्ट चॉइस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, अब मान लीजिए कि जो है एंट्रेंस का मान रिजल्ट आता है और फाइनल कट ऑफ मान लीजिए 50 गया है, ठीक है, तो 50 में आपको क्या मिल रहा है, ईएफबी मिल रहा है। आपको ईएफबी मिल गया, यू शुड टेक एडमिशन। जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो फी होती है वो तीनों कोर्सेज की इनिशियल फीस स्लिप जो आपको दी जाएगी, जैसे आई थिंक 23,500 की फीस दी जाती है, हो सकता है इस साल कुछ बढ़ गया है या कुछ प्लस माइनस जो भी हो सकता है, तो वो फी आपको जाकर के बैंक में आपको सबमिट करनी होती है। और जो फी स्लिप आपको मिलेगी वो आपको बहुत अच्छे से रखना है, वो आप कहीं भी जाएंगे आपको आई कार्ड जब आप बनाने जाएंगे तो वो फी स्लिप के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जैसे बैंक में आप जाएंगे वो स्टैम्प करके आपको दे देंगे, एक पार्ट आपका डिपार्टमेंट में इमीडिएटली जो है वो जमा हो जाती है, एक पार्ट शायद आपका बैंक ही रख लेता है, जो एक पार्ट जो बचेगा वो पार्ट आपको बहुत केयरफुली रखना, उसका पिक भी लेकर के आप रख लें, ठीक है, बाय द वे खुदा न खास्ता मिसप्लेस हो जाते हैं तो वो फिर आपके लिए काम आएगी। तो उस फी स्लिप को लेकर के जाना पड़ता है, तो एडमिशन मतलब आई कार्ड बनना है या कोई भी चीज आपको जो भी काम होगा, बुक इश्यूज होगी, लाइब्रेरी कार्ड, सब उसी फी स्लिप से ही बनता है। तो आप एडमिशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें, वहां पे आपको क्लरिकल डिपार्टमेंट जो होगा वो आपसे पूछता है कि आपको अगर सीट अपग्रेड करना है, आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फिल कर देंगे। अगर आपको अपग्रेड करना है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपका एडमिशन फाइनल हो गया। उसके बाद सारे प्रोसेस के बाद आपको मतलब क्लास की टाइमिंग वगैरह बता दी जाएगी, कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो इन जनरल क्या होता है, अगस्त से सेशन शुरू हो जाता है तो आपको टाइम बता दिया जाएगा
तो आपको अपग्रेड कराना है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। अब सीट वैकेंट हुई, आपका तुरंत आईबी मिल जाएगा। आईबी के बाद फिर वैकेंट हुई, मान लीजिए आईबी के बाद 10 बच्चों ने इसमें जो है अपग्रेड के लिए फॉर्म डाला था, आप यहाँ से अपग्रेड होकर के आगे मान ली 3-4 बच्चे और आगे, 5 बच्चे आगे, 15 हो गए। अब इसमें मान ली 5 सीट खाली हुई है, तो एज पर मेरिट जो होगा अपग्रेड फॉर्म में एज पर मेरिट फिर देखते जिसका ज्यादा होगा तो उसको एफटी में भेज देते हैं। इस तरह से जो है अपग्रेड का प्रोसेस होता है। लेकिन एक गलती बच्चे कर देते हैं, जैसे मान लीजिए उनको एडमिशन लेना है एमबीए फुल टाइम में, लेकिन इसको सेकंड या थर्ड चॉइस डाल दिया और इसको मान लीजिए कि फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड कर दिया, उल्टा कर दिया, या इसको फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड कर दिया, इसको थर्ड कर दिया। अब आपका फर्स्ट चॉइस जो हुआ, आपका रिजल्ट आया, आपने कट ऑफ गया था मान लीजिए 50, ठीक है, और हाईएस्ट गया था मान लीजिए कि 80 गया था। आपका 95 मार्क्स है या 100 है या मान लीजिए 200 भी 200 आपके मार्क्स है, आपको EFB ही मिलेगा, अपग्रेड नहीं मिलेगा। क्योंकि जामिया का प्रोसेस है अपग्रेड करना, डाउनग्रेड करना नहीं होता है, क्योंकि बाय द चॉइस आपके लिए टॉप पे क्या है, EFB है, तो EFB में आपका एडमिशन मिल गया है, अब आपका अपग्रेड नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चे बार बार मुझे मैसेज करते हैं, सर मेरा अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा, तो वो अपने रिजल्ट, उसको जो फॉर्म है, उसको जो फॉर्म फिल किया होगा, उसका अगर आपके पास फोटो कॉपी होगी, आप चेक कर लीजिएगा, आपने यही गलती की होगी। तो जब आप चूज किया था जो चीज, जिन लोगों ने सही किया होगा उनका कोई इशू नहीं है, एज पर जो उनके रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जिन लोगों ने चूज किया होगा उनका अपग्रेड होगा। अगर कराना है तब, नहीं कराना है तो कोई जरूरत नहीं, बार बार कह रहा हूँ अपग्रेड जिनको कराना है। लेकिन जिन लोगों ने उल्टा कर दिया, थर्ड पे कर दिया है और आपको सेकंड मिल गया है, ठीक है, मान ली सेकंड चॉइस आपकी क्या थी, आपकी आपने आपको आपके मतलब आपने इतना स्कोर किया था कि आपको EFB फर्स्ट मिल गया, आपका अपग्रेड नहीं होगा। कम था तो मान ली सेकंड IB मिल गया, ठीक है, ये IB की मेरिट गई ज्यादा, कट ऑफ गया है और उतना स्कोर नहीं, तो फिर आपको IB भी नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जिन बच्चों का अपग्रेड नहीं होता, तो ये से प्रॉब्लम होती है। तो अपग्रेड के लिए प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे अपग्रेड कराने में जरूर, ठीक है, फॉर्म एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। एडमिशन लेने के बाद आप ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, बिना एडमिशन लिए हुए ये प्रोसेस नहीं होता। हाँ, एक चीज और, बच्चे कहते हैं सर मैंने एडमिशन ले लिया और फिर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका एक सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि विद इन मंथ अगर आप किसी भी कोर्स पे एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो क्या होता है, आपकी 100% फी रिफंड हो जाती है। आई थिंक 500 समथिंग कुछ डिडक्शन होता है, वो बैंक के जो चार्जेस वगैरह होते हैं, अदरवाइज आपका पूरा रिफंड हो जाएगा, आपको कोई डिडक्शन फी का नहीं होता। इसी वजह से वेटिंग लिस्ट भी 1 मंथ के बाद बहुत तेजी के साथ क्लियर होती है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मूड बदल जाता है कि मुझे जो है अब कैट के लिए तैयारी करना है या कुछ और किसी उसमें जाना है, तो वो चेंज भी कर देते हैं अपना मूड। तो इस वजह से जो है वो 1 मंथ के बाद वेटिंग लिस्ट भी बहुत सारी क्लियर होती है। वेटिंग लिस्ट का क्लियर होना, उसके बाद फिर स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस, ये सभी डिपेंड करता है कि कितने सीट वैकेंट हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी कोई क्वारीज है तो आप मुझे जरूर व्हाट्सअप कर दें और पूछ लें। तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और MBA हेल्थ केयर के लिए भी आज ही मैं कोशिश करूंगा कि इसका MBA हेल्थ केयर का भी मैं जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आज ही मैं इसका वीडियो जरूर शूट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।